पिछले क्लास में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे, है ना। उसमें 4-5 क्वेश्चंस लास्ट में देके छोड़ दिए थे, उसको पहले डिस्कस कर देते हैं। और उन क्वेश्चंस का बोर्ड से मैंने फोटोग्राफ ले लिया था, तो मेरे मोबाइल में वो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं उसकी मुझे काफी याद भी है, तो उनकी मदद से मैं डिस्कस कर देता हूं। तो मैंने कहा था कि एक वायर का रेसिस्टेंस आर है, तो क्या होता है, किसी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है, एरिया ना बदलो, मटेरियल कांस्टेंट है, सेम है, तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको क्या किए थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। इसका मतलब हर एक पार्ट का जो रेसिस्टेंस होगा ओरिजिनल का 1/3 होगा, क्योंकि लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। तो लेंथ 1/3 हो गया, तो लेंथ 1/3 करोगे तो रेसिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। तो ये R/3 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा। अब मान लीजिए A है और ये B है और ये C है, हम AC के अक्रॉस ही निकाल दें इक्विवेलेंट। अक्रॉस एनी टू वर्टिसेज पूछ रहा है ना, PMT में कई बार कई जगह पूछा गया है। तो अक्रॉस एनी टू वर्टिसेज यदि पूछ रहा है तो ये 2 पॉइंट ले लेते। ये दोनों रेसिस्टर किस में है भाई, सीरीज में। तो R/3 प्लस R/3 का इक्विवेलेंट बताओ, 2R/3। उसके साथ R/3 जो है सो क्या आ जाएगा बोलो, पैरेलल में। तो प्रोडक्ट बाय सम कर लोगे, तो प्रोडक्ट करोगे तो 2/3 इंटू 1/3, R बाद में लिख देंगे, ठीक है। सम करोगे तो 1 हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, तो नीचे का टर्म 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2R/9, 2R/9। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2R/9 हो गया, ये आंसर, ठीक। प्रोडक्ट बाय सम, तो 2/3 इंटू 1/3 इज 2/9, 2/3 प्लस सम करोगे तो 1 हो जाएगा। अब एक सर्कुलर लूप लिए थे, ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस R था। अब पहला कह रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, है ना। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लोगे तो ये R/2 होगा, लेंथ आधी हो गई, ये R/2 होगा। अब ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो R/4 आ जाएगा आंसर। फिर इसमें कह रहा है कि नहीं, AB इस तरह है, A और B के बीच में निकालना है। तो AB और BA आर्क जो है, तो ये एंगल जो है यहां 60 डिग्री बना रहा है। तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आर्क की लंबाई एंगल सबटेंडेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टोटल एंगल जो पूरा सर्किल सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूट करता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के कारण पूरा रेसिस्टेंस R हो गया, पूरा लेंथ कवर हुआ। तो 60 डिग्री पूरे का कितना पार्ट हुआ, तो 60/360 बोलो, 1/6। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/6। तो 60 डिग्री पूरे सर्किल का 1/6 है, तो रिमेनिंग बताओ, घटा लो R में से, तो 5R/6। अब दोनों का प्रोडक्ट बाय सम कर दो तो आ जाएगा 5R/36, करके देख लो, ये इसका आंसर हो गया, 5R/36। ठीक बच्चों। अब देखो, शायद दिए थे एक रेगुलर हेक्सागन दिए थे, और हर एक साइड का रेसिस्टेंस दे दिए थे R। या वायर को रेगुलर हेक्सागन में बेंड किए थे, याद नहीं है, देख लेते हैं, हम भी शॉर्ट ही में लिखे हैं। तो नहीं, पहले ओरिजिनल रेसिस्टेंस है कैपिटल R, तो ये R जो होगा R/6 होगा। और इन 2 पॉइंट के बीच में पूछा है इक्विवेलेंट,
इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, जो फर्स्ट सवाल है। ये जो मेरा स्मॉल r है वो r/6 है, ठीक है, या r0 है तो r0/6 है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो r का सीरीज बोलो 2r, बाद में r का वैल्यू पुट कर देना। फिर r का पैरेलल बोलो, सॉरी सीरीज बोलो, 1 2 3 4 4r। फिर दोनों का प्रोडक्ट बाय सम कर लो, तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो कितना होगा बोलो, 2r इंटू 4r अपॉन प्रोडक्ट हो गया सम बोलो 6r। कितना हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, 4r/3। 2 से काटोगे तो 3 होगा ना, 8/6 हुआ ना, 8/6 इज 4/3। अब स्मॉल r का वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये r/3 पुट करोगे, r/6 तो 4r/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2r/9। ये 2r/9 हो गया, 2 3 9 हो गया, ठीक है। फिर दिए थे कि रेगुलर हेक्सागन है, प्रत्येक का रेसिस्टेंस R है, तो इसका वर्टिसेस के क्रॉस मिनिमम और मैक्सिमम इक्विवेलेंट निकालिए। इसके वर्टिसेस के क्रॉस जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो क्या है कि पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है सबसे छोटे से भी छोटा होता है। तब जब दो रेसिस्टेंस में एक रेसिस्टेंस काफी छोटा कर दो तो इक्विवेलेंट उससे भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए यदि मिनिमम यदि हमको निकालना है तो हम इस वर्टिसेस के क्रॉस निकालेंगे। तो उसमें फायदा क्या होगा, इस वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस के क्रॉस जब निकालोगे, एडजेसेंट वर्टिसेस के क्रॉस निकालोगे तो एक साइड मिनिमम हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट इससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया R, और ये कितने R होंगे, 5R। R और 5R का प्रोडक्ट वैसे हम बोलो 5R/6। तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, और मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों पैरेलल में बराबर हो। आप मैक्सिमा मिनिमा से कर सकते हो कि किसी रेसिस्टेंस R को दो भागों में बांटना है, उनको पैरेलल में जोड़ना है इस तरीके से कि उनका इक्विवेलेंट मैक्सिमम हो। तो जब आप मैक्सिमा मिनिमा लगाओगे तो आंसर आता है कि दोनों रेसिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, आधा आधा बटना चाहिए, ठीक है। तो यदि आधा आधा रखते हो तो 3R इधर भी रखो और 3R इधर भी रखो, तो तुमको मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। तो ये 3R हो गया, RR 3R का प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 3R/2। ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, R मैक्सिमम है, ठीक है। अब यही यदि तुम रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स करोगे, रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स करोगे, ईच साइड हैविंग रेसिस्टेंस स्मॉल r, तो एक साइड में R रखोगे तो दूसरे साइड में कितने सीरीज में हो जाएंगे बताओ। टोटल n है, एक हटा लिए तो बच गया n-1। इतने रेसिस्टर किस में होंगे भाई, सारे रेसिस्टर बचे हुए रेसिस्टर किस में होंगे, सीरीज में। तो एक रेसिस्टर R हो गया और रिमेनिंग हो गया n-1 इंटू R। अब इनका प्रोडक्ट वाइज सम करो तो n-1 इंटू R, और सम कर दोगे तो nR हो जाएगा, R कट जाएगा, इतना इंटू R, और दोनों का सम करो तो ये कट जाएगा तो nR होगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाय n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। सो इतना हो गया, दिस मच इज अवेलेबल, ये इक्विवेलेंट हो गया। तो ये मिनिमम पॉसिबल हुआ बच्चों, दिस इज मिनिमम पॉसिबल, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होगा जब दोनों बराबर बराबर हो, ठीक है। तो एक साइड में n/2 रखोगे तो n/2 इंटू R, और फिर n/2 इंटू R, आधा आधा। इनका प्रोडक्ट बाय सम करो, तो इनका प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो ये आ जाएगा nR/4, करके देख लो। तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, सॉरी ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, R मैक्सिमम है, R मैक्सिमम है।
ठीक है, स्मॉल आर को आर, तो आधा आधा बांट दिए। एनआर सीरीज में इक्विवेलेंट n/2 हो जाएंगे सीरीज में, फिर n/2 सीरीज में, तो n/2r दोनों पैरेलल में, तो इतना हो गया। सो ये मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबल हुआ रेसिस्टेंस अक्रॉस द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इनफाइनाइट सीरीज का दिए थे, इसके बाद एक इनफाइनाइट सीरीज का दिए थे। इस तरह से था, ऐसे 2 ohm 4 ohm था। तो ऐसे 2 ohm था, फोर ओम, 2 ohm एंड देन 4 ohm, ठीक है, एंड देन 2 ohm and then 4 ohm। आगे डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है, और ये ए है और ये बी है। तो ऐसा ही कैपेसिटर में कराए थे, तो ये यूनिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा ही हम लोग कैपेसिटर में कराए थे। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ही कैपेसिटर में कराए थे। तो इसमें करेंगे क्या है, एक यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, काट के हटा लेंगे। तो एक यूनिट काट के हटा लिए, और जो बचा हुआ है उसका इक्विवेलेंट कैपिटल आर कह दिए। मतलब इसको पॉइंट सी और डी लो, तो सी और डी के अक्रॉस बचे हुए रेसिस्टर का इक्विवेलेंट कितना ले लिए बोलो? सी और डी के अक्रॉस बचे हुए रेसिस्टर का इक्विवेलेंट बोलो, तो सी और डी के अक्रॉस बचे हुए का इक्विवेलेंट ले लिए आर। ठीक है, अब यही आर, अब उसमें फिर इसको जोड़ दिया जाए, तो इनफाइनाइट में से एक कम कर दो, अब फिर ठीक है, या एक ज्यादा कर दो, तो फर्क पड़ेगा इक्विवेलेंट में? नहीं। इसका मतलब ये यूनिट जो रिपीट हो रहा है, सी और डी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर मान लें, और फिर से इनको जोड़ दें, इस यूनिट को जिसको काट के हटाए हैं, तो इक्विवेलेंट फिर आर ही होना चाहिए, तभी इसका इनफाइनाइट रिपीटेशन है। तो इनफाइनाइट रिपीटेशन में एक रिपीटेशन कम या ज्यादा करने से आपका इक्विवेलेंट नहीं बदलेगा। एक रिपीटेशन कम या ज्यादा करने से आपका इक्विवेलेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों किस में हो गए भाई? पैरेलल में। तो 2 ओम हो गया, इसका पैरेलल हो गया 4R/4 + R। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, 4R + 4 + R प्लस क्या करो भाई 2, अब फिर से आर ही होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करो, तो आर का सुटेबल वैल्यू आ जाएगा 4 ओम। करके देख लो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके निकालो, आर आ जाएगा 4 ओम। पुट करके भी देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह कर लेना भाई। कैपेसिटर में बहुत कराए हुए हैं, उनको यूज करोगे। मिटा दूं? इसके बाद जो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बैटरी के सेल और ईएमएफ की बात करेंगे। बैटरी के सेल और ईएमएफ की बात करेंगे।
सेल और उसके ईएमएफ की बात करेंगे। ठीक है, लिखो ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ and the internal resistance of the cell and the internal resistance of the cell। तो देखो कोई बैटरी है, सेल है ना, तो उसमें इनबिल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इनबिल्ट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है R। ठीक है, जो इस तरह से अलग से दिखाते हैं। तो हर एक बैटरी में कुछ न कुछ इनबिल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। अब ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो यदि सर्किट ओपन है, ठीक है, सर्किट यदि ओपन है, सर्किट ओपन मतलब इट इज नॉट लोडेड, कंप्लीट नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। तब क्या देखोगे, यहां से यहां चलो तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ई, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो आप आते हो कि VA माइनस VB जो है वो सीधे EMF के बराबर है। सेकेंड केस लेते हैं, जब ये चार्जिंग कंडीशन हो, है ना। हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि सेल कैसे चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन कर लेता है ना, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। चार्जिंग कंडीशन यदि सेल का है, बैटरी का यदि चार्जिंग कंडीशन है, ठीक है, तो ऐसे सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। So it will supply current to some external resistance। ठीक है, so इस बैटरी का आपका जो है, सॉरी, डिस्चार्जिंग लिखना चाहते थे, इस बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी है, तो बैटरी का ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है। और ये जो टर्म होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मिसलीडिंग होता है, कैपेसिटर में भी बताए थे। इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी का नेट चार्ज घट गया या नेट चार्ज बढ़ गया। बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो डिस्चार्जिंग में स्टोर केमिकल एनर्जी घटता है, चार्जिंग में स्टोर केमिकल एनर्जी बढ़ता है सेल का। बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है, वो कभी भी चार्ज नहीं होता। सो बैटरी का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सेल है, सो दिस पार्ट इज द सेल। इसके टर्मिनल के क्रॉस ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में सेल जो है करंट एक्सटर्नल रेसिस्टर को सप्लाई करेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल रेसिस्टर को करंट सप्लाई करेगा। तो अब VA माइनस VB करिए, A से चलिए और B पे पहुंचिए, पॉजिटिव से निगेटिव जाइए माइनस E, करंट के अपोजिट जाइए प्लस IR। कहां पहुंचे मेरे बच्चे, VB। तो आप क्या देखते हो कि VA माइनस VB जो है, टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन EMF है, बाय व्हाट अमाउंट, IR। ये बैटरी का डिस्चार्जिंग कंडीशन कहलाएगा। तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज तुमको मिलेगा उसके रेटेड EMF से कम मिलेगा, बाय व्हाट अमाउंट, I इंटू R। स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यदि बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टर को करंट सप्लाई कर रहा है, तो एक्सटर्नल रेसिस्टर को यदि करंट सप्लाई करेगा तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा उसके EMF से कम मिलेगा, बाय व्हाट अमाउंट, I इंटू R। अब इस VA माइनस VB को हम V कह दें और एक हम लोग ग्राफ खींचें बिटवीन दिस V मतलब VA माइनस VB एंड द डिस्चार्जिंग करंट, I इज द डिस्चार्जिंग करंट।
I इज द डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट। तो ये V वर्सेस I, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो जब I 0 है तो V बताओ, I यहां 0 पुट करो तो V बताओ, E हो जाएगा आपका, खुद से कर सकते हो, E के बराबर हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF E के बराबर हो जाएगा। अब करंट के बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के क्रॉस घटता जाएगा और घटते घटते कभी न कभी 0 होगा। और जब ये 0 होगा तो इसको 0 पुट करो और सॉल्व करो तो देखो तो I कितना आता है बच्चों, E/R। इसका मतलब करंट के किस वैल्यू पे टर्मिनल वोल्टेज, सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, दैट इज E/R, दैट इज E/R। और इस ये बात समझ में आई होगी। और ये जो tan थीटा होगा वो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, उतना आप स्लोप से समझ सकते हो, ठीक है, इतना आप स्लोप से समझ सकते हो कि इसका जो tan थीटा होगा निगेटिव ऑफ द स्लोप होगा और स्लोप है -R, ठीक है, इतना आप खुद से समझ सकते हो, नहीं तो इतने से काम बन जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो लिखो इन द डिस्चार्जिंग कंडीशन लिखो बैटरी परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क, बैटरी परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क, ये हम कैपेसिटर में पहले ही पढ़ा चुके हैं, परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क एंड डेवलप्स पॉजिटिव पावर, डेवलप्स पॉजिटिव पावर, देयरफॉर its stored chemical energy decreases, therefore its stored chemical energy decreases, इसीलिए इसका स्टोर केमिकल एनर्जी घट जाता है। अब ये रेसिस्टेंस हम R ये जूम कर लें और मुझसे कोई कहे कि कैपिटल R को जब हम वेरी करेंगे तो VA माइनस VB दैट इज V कैसे वेरी करेगा उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो लिखो draw the graph of variation of VA minus VB, ठीक है, as the terminal resistance, as the external resistance capital R, as the external resistance capital R is varied from 0 to infinity, 0 to infinity, ठीक है। अब लिखो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, VA माइनस VB का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी निकालो। सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ VA माइनस VB। अब मेरे बच्चे वीडियो रोक दीजिए, खुद से ग्राफ ड्रॉ करिए और एग्जैक्ट आप मान लीजिए उतना नहीं भी सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अंदाज से ग्राफ खींच दो। ये VA माइनस VB है और वर्स कैपिटल R को बदलेंगे तो जरा अंदाज से ग्राफ खींचो, अंदाज से ग्राफ खींचो, तो जरा अंदाज से ग्राफ खींचिए। वीडियो रोक दीजिए, खुद करिए, वीडियो रोक के खुद कर डालिए। मेरे बच्चे होशियार हैं और खुद कर डाले। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल EMF E और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट R प्लस R। अब VA माइनस VB निकालने का दो तरीका है, इस रास्ते से जाओ चाहे नीचे वाले से जाओ, दोनों से आएगा क्या, सेम। नीचे से जाना आसान है, ठीक है, तब केवल I इंटू R ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। इधर से जाओगे तो E माइनस IR करोगे, दोनों से आएगा क्या, सेम। चलो नीचे ही चल जाते हैं, तो VA करंट के सेंस में गए, माइनस IR कहां पहुंचे, VB। इसलिए बच्चों टेल मी VA माइनस VB इक्वल्स टू बताओ I इंटू R। तो यहां लिख लेते हैं
VA माइनस VB इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो I का वैल्यू यहां से पुट करो तो E इंटू R अपॉन R प्लस R। तो यहां कैपिटल E इज कांस्टेंट, स्मॉल r इज कांस्टेंट, देन व्हाट इज वेरिएबल? कैपिटल R। अच्छा, कोई इसको ऐसे निकालेगा, यहां से यहां जाएगा, तब VA माइनस VB क्या पाएगा? तब पाएगा E माइनस IR, E माइनस IR। ठीक है, और फिर I का वैल्यू यहां पुट कर देगा तो यही आ जाएगा। करके देख लो, I का वैल्यू जो है, I का वैल्यू ये वाला वहां पुट कर दो तो आपका रिजल्ट वही आ जाएगा बच्चों। So you will be getting the same result. You will be getting the same result. ठीक है, आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका ग्राफ यदि हमको ड्रॉ करना है ना, थोड़ा मिटा लें, जगह चाहिए, तो इसको थोड़ा कैपिटल R से डिवाइड भी कर दो, तो E अपॉन, थोड़ा हम जुगाड़ से बता रहे हैं कैसे करोगे। तो R जो ही नीचे आएगा तो कम से कम स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कैपिटल R के वेरिएशन के साथ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, और ये कर्व है। तो जरा सोचिए, कैपिटल R जब जीरो है, इसको पहले देखिए, दोनों साथ साथ देखिए। कैपिटल R यदि जीरो करोगे तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल? जीरो। ग्राफ जीरो शुरू हो रहा है। अब कैपिटल R को जब बढ़ाओगे, कैपिटल R जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, देख लो, जीरो तो जीरो। कैपिटल R को बढ़ाओगे तो ये टर्म छोटा होगा, कैपिटल R बढ़ने से ये टर्म छोटा होगा, ये टर्म छोटा होगा तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो VA माइनस VB बढ़ना शुरू करेगा। कैसे बढ़ेगा? कर्व होगा। अब जब ये R टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाएगा, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया, मतलब सर्किट ओपन हो गया, टूटे हुए सर्किट का रेसिस्टेंस बताओ। जब सर्किट ओपन रहता है तो उसका रेसिस्टेंस बताओ, इन्फिनाइट। तो जब ये रेसिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया, सर्किट को काट दिए, ओपन हो गया, ठीक है, मतलब ये R इन्फिनाइट हो गया, तो दिस टर्म टेंडिंग टू जीरो, देन VA माइनस VB टेंडिंग टू E, ये टर्म जीरो हो जाएगा। चलिए, ये इन्फिनाइट हो गया तो ये टर्म जीरो, तो VA माइनस VB टेंडिंग टू बोलो E। इसका मतलब VA माइनस VB का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, EMF E के बराबर। कब होगा वो? जब R इन्फिनाइट होगा। तो ये भी मालूम है कि कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। नीचे जब केवल ऊपर रहता तब चांस था स्ट्रेट लाइन का, नीचे आ गया तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए इसका मैक्सिमम वैल्यू है E से ज्यादा नहीं हो सकता VA माइनस VB। कब? जब R टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना है, कर्व खींचना है, और ऐसा कर्व हमने खींच लिया मान लो। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर लिया R के फाइनाइट वैल्यू पे ही। ये R कैपिटल R का फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू पे ही अपना मैक्सिमम वैल्यू जो है सो E के बराबर प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ग्राफ गड़बड़ है। हालांकि डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम जुगाड़ से बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ क्यों गलत है समझे? क्योंकि R के फाइनाइट वैल्यू पे ही ये मैक्सिमम प्राप्त कर लिया। तो R के फाइनाइट वैल्यू पे प्राप्त करना है मैक्सिमम E के बराबर कि R के इनफाइनाइट वैल्यू पे। तो चूंकि R के इनफाइनाइट वैल्यू पे ये मैक्सिमम प्राप्त करेगा, इसका तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एसिम्पटोट होगा, मतलब इसको छूने वाला होगा, छूने वाला होगा। अब बहुत दूर जाके ऑलमोस्ट छू देगा, ऑलमोस्ट छू देगा, बहुत दूर जाके। इसीलिए इस तरह का वेरिएशन होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू EMF E के बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू EMF E के बराबर है। कि बैटरी का कौन कंडीशन हुआ बच्चों? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा, और इसका स्टोर केमिकल एनर्जी घट जाता है, इसका स्टोर केमिकल एनर्जी घट जाता है बैटरी का। और बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या रहता है बोलो? अनचार्ज्ड, या क्या बोलोगे? न्यूट्रल। अब हम लोग लेंगे चार्जिंग कंडीशन। अब हम लेंगे बैटरी का चार्जिंग कंडीशन। तो लिखो तो चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल, चार्जिंग कंडीशन ऑफ द सेल। तो इसमें क्या है, यदि ये सेल है
तो इस बार ये करंट सप्लाई नहीं करेगा, इसके अंदर ही करंट आपको भेजना पड़ेगा। अब इसके अंदर करंट यदि भेजना चाहते हो तो आपको मजबूत बैटरी रखना पड़ेगा, इससे मजबूत बैटरी। उसका कैसे कनेक्शन होगा वो अलग बात है, अभी देखेंगे हम लोग। लेकिन इसके अंदर ही करंट तुम भेजोगे ऐसे। तो ऐसे में हम आपको कैपेसिटर में पढ़ाए थे कि बैटरी निगेटिव वर्क करता है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसका केमिकल एनर्जी पहले से बढ़ जाएगा। तो VA पॉजिटिव से निगेटिव माइनस E, करंट के सेंस में इन द रेसिस्टर माइनस IR, कहां पहुंचे VB। इसलिए VA माइनस VB जो है मोर देन EMF है, बाय व्हाट अमाउंट I इंटू R। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेंटेन करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग ऑफ दिस सेल हैज टू बी मोर देन I इंटू R, ठीक है, देन द EMF ऑफ द सेल, देन यू कैन ओनली चार्ज इट, ठीक है। और चार्जिंग में मैंने कैपेसिटर में पढ़ाया था कि ऐसे कंडीशन में बैटरी निगेटिव वर्क करता है। जब पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो पॉजिटिव वर्क, जब निगेटिव चार्ज निकलता है तो निगेटिव वर्क, बताए थे, ध्यान देना उसको। तो निगेटिव वर्क करने का मतलब है कि बैटरी जो है खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका स्टोर केमिकल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल का चार्जिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल का थोड़ी चार्जिंग करते हैं, मोबाइल के अंदर जो सेल है, जो बैटरी है, उसका चार्जिंग होता है। तो उसका नेट चार्ज घट जाता है कि बढ़ जाता है? कुछ नहीं रहता, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली अनचार्ज या न्यूट्रल रहता है, ठीक है। उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि चार्ज घट गया चार्ज बढ़ गया। तो लिखो इन द चार्जिंग कंडीशन बैटरी परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क and develops negative power, therefore its stored chemical energy increases, इसलिए इसका स्टोर केमिकल एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है, स्टोर केमिकल एनर्जी इंक्रीजेस। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, लिखिए with 2 ampere of discharging current, potential difference across the terminal of the cell is 20 volt. With same amount of charging current, what will be the potential difference with same amount of charging current? The potential difference, what को काट दो, same amount of charging current, potential difference across the terminal of the cell is 30 volt. Then find its EMF and internal resistance. इसका EMF निकालो और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। फिर लिखो इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 7.5 ohm is connected with the battery, then what is the resulting current and the potential difference across the terminal of the cell? Terminal of the cell. फिर लिखो if cell is short circuited, cell का शॉर्ट सर्किटिंग कर दें, if cell is short circuited, then what will be the resulting current? अब ऐसा करो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को रोक दो और खुद कर डालो। वीडियो को रोक के खुद कर डालिए, इसे खुद कर डालिए। और आप वीडियो रोक के खुद कर डालिए। अब सॉल्यूशन देखो, तो पहले का था E-2R = 20, ये डिस्चार्जिंग हो गया। सेम अमाउंट ऑफ चार्जिंग है तो = 30,
तो 2E इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर दिए 50। तो E बताइए बच्चों 25 वोल्ट। अच्छा E का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 25। तो 25 प्लस 2R इक्वल्स टू 30। तो 2R इक्वल्स टू 5, तो स्मॉल r बताओ 2.5 ओम। नहीं हो गया? 2R इक्वल टू 5 हो जाएगा तो R इक्वल टू इतना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है EMF आओ तो निकाल दिए। ये E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, वैल्यू दिया हुआ है, और यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिए। यही आपका सेल है। तब ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB निकालिए। तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशन है, तो पहले करंट निकाल लें। ठीक है, तो ये 7.5 ओम है, ये 25 वोल्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए 2.5 ओम है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो 7.5 और 2.5 को जोड़ोगे तो 10 होगा, 7.5 और, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10। तो करंट हो जाएगा 25/10, मतलब 2.5 एम्पियर, है ना। अब यदि VA माइनस VB निकालना है तो दो तरीका है। यदि इससे करो तो सीधे I इंटू R करो, या उससे करो तो चूंकि डिस्चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग इसको कह सकते हैं E माइनस IR, क्योंकि डिस्चार्जिंग है इसलिए। तो E है 25 माइनस I है 2.5, R का वैल्यू है 2.5, I भी 2.5। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। सो VA माइनस VB आ जाएगा 25 माइनस 6.25। ठीक है, तो ये 18.75 होगा, देखो तो होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि सीधे I इंटू R यहां कर दें तो सीधे आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका है VA माइनस VB का, कि इस रास्ते से चले, तो नीचे वाले रास्ते से चलोगे तो सीधे I इंटू R हो जाएगा। तो I है 2.5 इंटू 7.5, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, कर लोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लो, और सर यदि हम कैलकुलेशन सही किए होंगे तो 18.75 आएगा वोल्ट। प्रोडक्ट लेके देख लो तो 75 और 25 का ले लीजिए, 5 25 37 150 5 7 8 1, 2 डेसिमल डाल दीजिए, सही है, निकाले हैं। ठीक है, फिर लिखिए अच्छा, इसमें शॉर्ट सर्किटेड का क्या मतलब होता है कि जैसे ये बैटरी है ना, और इसके एंड को खूब मोटे वायर से जोड़ दो, थिक वायर से, पॉजिटिव नेगेटिव को थिक वायर से जोड़ दो, तो थिक वायर का एरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि इसका रेसिस्टेंस टेंडिंग टू क्या हो जाता है, बोलो 0। रो L बाय ए बहुत ज्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस टेंडिंग टू 0 हो गया, तो इसका रेसिस्टेंस टेंडिंग टू 0 हो गया। तो ये कहा था शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे तो करंट हो जाएगा टोटल सर्किट का EMF E और टोटल रेसिस्टेंस R, तो 25/2.5 बताओ कितना आया, इज इट 10 एम्पियर। ये शॉर्ट सर्किटिंग पे हुआ। ठीक है, when a 3 ohm resistor is connected with a cell, then current is 2 ampere. When a 3 ohm resistor is connected with a cell, then the current is 2 ampere. Now this 3 ohm resistor is shunted by 6 ohm. Now this 3 ohm resistor is shunted by 6 ohm. Is shunted by 6 ohm. Shunted by का मतलब पैरेलल में जोड़ना, shunted by का मतलब पैरेलल में जोड़ना, है ना। तो पहले ऐसे रहा होगा, ये ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक ना। इसके साथ एक जोड़े हैं
कितना ओम भाई? 3 ओम। इसमें करंट दिया है कितना? 2 एम्पियर। अब कह रहा है कि दिस सेल इज शंटेड बाय, शंटेड बाय मतलब इसको किस में जोड़ना? पैरेलल में। तो ये बैटरी हो गया, तो 3 ओम के पैरेलल में 6 ओम को जोड़ दिए। तब क्या लिखोगे? लिखो रिजल्टिंग करंट इज 2.5 एम्पियर व्हेन 3 ओम रेसिस्टर इज शंटेड बाय 6 ओम। शंटेड बाय मतलब पैरेलल में जोड़ना। देन करंट थ्रू द सेल इज 2.5 एम्पियर। करंट थ्रू द सेल इज 2.5 एम्पियर। ठीक। देन फाइंड EMF and the internal resistance of the cell. EMF and the internal resistance of the cell. सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। EMF एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। आप अपना टाइम लीजिए और चीजों को करिए, और करने के बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। बिना किए सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है? गुड। मेरे बच्चे कर डाले। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। दोनों सीरीज में हैं, तो E/3 + R = 2 होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए। तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ये जो होगा 6, 3 का प्रोडक्ट बाय सम बोलो 2 ओम। तो 2 ओम और स्मॉल r सीरीज में हो जाएगा। तो फिर से कहेंगे E/6, 3 का बोलो इक्विवेलेंट 2, तो 2 + R। तब ये बदल के कितना हो गया बोलो? मेन करंट 2.5। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 2 + R अपॉन 3 + R इक्वल टू 2/2.5। 2/2.5 मतलब अच्छा लगेगा 4/5। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 10 + 5R इक्वल टू 12 + 4R। इसको इधर ले आओ तो R इक्वल हो जाएगा 2 ओम। ठीक है? और R का वैल्यू यहां पुट कर दो 2, तो EMF आ जाएगा 10 वोल्ट। 2 पुट करिए तो 5 होगा, इंटू 2 10। इस तरह से आपको करना चाहिए। लिखो, when a 3 ohm resistor is connected through a cell, then you connected with the cell, then current is 2 ampere. Current is 2 ampere. ठीक है? Now this cell is shunted by unknown resistance capital R. Unknown resistance capital R. Then the current through the cell is 2.5 ampere. Then the current through the cell is 2.5 ampere. ठीक है? आगे लिखो, if the internal resistance of the cell is 2 ohm, if internal resistance of cell is 2 ohm, then find the value of EMF of the cell. Value of EMF of the cell and the resistance capital R, and the value of resistance capital R. I repeat the question. इसी क्वेश्चन को बदल दिए हैं। I repeat the question, जिसे आप थोड़ा सीख जाओगे।
लिखो when a resistance of 3 ohm is connected with a cell, then current is 2 ampere. When this 3 ohm resistor is shunted by unknown resistance capital R, then current through the cell is 2.5 ampere. If the internal resistance of the cell is 2 ohm, then find the value of EMF E and the external resistance capital R. इसको खुद कर डालो, मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा, इसको खुद कर डालो मेहनत से। Small r is known, small r is known, ठीक है, कर डाले तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद करो। ये आएगा 10 वोल्ट और ये लिख लो 6 ओम, जैसा तुम उम्मीद करते थे, जैसा तुम उम्मीद करते थे। ठीक है, अब देखो यहां से सीख गए, लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the cell varies with discharging current as shown. Discharging current as shown. Then find the value of EMF of the cell and the internal resistance of the cell. EMF of the cell and the internal resistance of the cell. Next लिखो potential difference across the terminal of the cell varies with discharging current as given 2 ampere, 4 ampere, 12 volt, 8 volt. Then find EMF and the internal resistance of the cell. Find EMF and the internal resistance of the cell. EMF and the internal resistance of the cell. ठीक है, फिर लिखो when an external resistor is connected with the cell, when an external resistor is connected with the cell, then the potential difference across the terminal of the cell varies with external resistor as varies with value of external resistance capital R as given in the graph. Then find EMF of the cell and its internal resistance. EMF of the cell and its internal resistance. सेल का EMF और internal resistance निकालो. Take sufficient time and then do it. ना तो हमको पता है कि V इक्वल्स होता है डिस्चार्जिंग में E माइनस आई आर। तो यहां पे I का वैल्यू 0 है, तो यहां I, अच्छा यहां से करते हैं, इसमें करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पहले फर्स्ट है। तो V बराबर E माइनस आई आर, तो यहां पे I 0 है, तो I 0 करो तो V है 12, V बराबर 12 कब इक्वल टू E जब I 0 है, इसलिए तो EMF तुरंत आ गया 12 वोल्ट। फिर कहता है कि V 0 है कब जब I 4 एम्पियर है, इसका मतलब V को 0 करो
तो V को 0 करोगे, इसका मतलब E माइनस आई आर 0 किए, तो इससे सॉल्व करो तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E बाई आई, और E ऑलरेडी कितना निकाले हो भाई 12, और I कितने पे 0 हुआ है 4 पे, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ 3 ओम। अब यहां इस बार दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना होगा। V बराबर 12 है जब E माइनस करंट कितना है भाई 2R, I 2R है, डिस्चार्जिंग है। फिर V बराबर 8 है जब ये है 4R, I जब 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 इक्वल्स टू, तो ये तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, जोड़ देंगे उलट के, तो ये खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2R। इसे स्मॉल r का वैल्यू बताओ 2 एम्पियर। आई बात समझ में? और r यहां 2 पुट कर दो तो 12 इक्वल्स टू E माइनस 2 पुट कर दीजिए तो 4, E आ जाएगा 16 वोल्ट, E आ जाएगा 16 वोल्ट। ठीक है, और यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये हमारा 16 हो गया, I इंटू R हमारा 2 R कितना एम्पियर नहीं यार, ओम लिखो यार 2, इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बताओ I जब 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तब 16 में से 4 गया तो 12 हो गया। ठीक है, फिर ये 4 यहां पुट करो I तो 8, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होता है 8 आ गया। इसका आंसर मेरा सही है। अब इसका ग्राफ अभी हम लोग स्टडी किए थे, तो हम लोग देखे थे, फिर से बना दें, अभी तो किए ही थे। तो वहां से देखो कि V हमारा आया था, करंट आया था R प्लस R, और V आया था इंटू R, I इंटू R। तो इसमें हम दिखाए थे कि V बराबर 1 प्लस R बाई R। तो जब R इनफाइनाइट हो जाएगा तो V बराबर E हो जाएगा। इसका मतलब हमको E का वैल्यू पता चल गया, कितना 20 वोल्ट। अब फिर एक डाटा लेता है कि V बराबर 10 है, तो E का वैल्यू तो हमारा 20 आ गया, 10 नहीं 20 अपॉन कैपिटल R उस समय दिया है कितना भाई 4 अपॉन 4 प्लस स्मॉल r, इसे 4 प्लस स्मॉल r आ जाएगा 8। इसको काटोगे तो 2 होगा तो 8 होगा, तो स्मॉल r बताओ 4 ओम। कर लिए होगे? तो वेरीफाई एक बार कर लेते हैं। V ये हमारा 20 इंटू R अपॉन 4 प्लस R। तो R जब 4 पुट करोगे 10 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, सही कैलकुलेशन की हो। लिखो, when a 6 volt battery having internal resistance 12 ohm या 18 ohm is being charged by a 30 volt battery having internal resistance 6 ohm, then find potential difference across the terminal of each cell. Potential difference across the terminal of each cell. अब क्या करो, वीडियो रोक के इसको खुद का डालो, वीडियो रोक के इसको खुद का डालिए। अब होशियार हैं तो बच्चों ने वीडियो रोक दिया और खुद कर लिया। अब सॉल्यूशन देखते हैं।
तो ये 6 वोल्ट बैटरी है और बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना 18 ओम, एंड दिस इज द सेल, 18 ओम लिखे हैं। अब इसको 30 वोल्ट से यदि चार्जिंग करोगे तो क्या सोचते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे कि पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ोगे? रफ करके बताओ। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो दोनों का डिस्चार्जिंग हो जाएगा। अब इसकी बात चलेगी, 30 वोल्ट मजबूत है तो करंट इधर से आएगा और इसमें चला जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि इसका जो हो जाएगा सो चार्जिंग होगा, इसका डिस्चार्जिंग होगा। तो इसका चार्जिंग होगा और इसका डिस्चार्जिंग होगा। अब एक बार पूरे क्लोज लूप में घूम जाओ तो तुम करंट आ जाएगा, यस ठीक है, घूमने आता है, चलो तुमको घुमाते हैं। VA पॉजिटिव से निगेटिव -6, करंट के सेंस में जाओ, -18I, यहां से आइए करंट के सेंस में जाइए, -6I, प्लस बोलिए 30, कहां पहुंचे, इक्वल टू VA। अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाओ, 24I, इसका मतलब I आ गया 1 एम्पियर, आना भी चाहिए। अब यहां से यहां चले जाओ, VA माइनस V भी आ जाएगा, शॉर्टकट भी कर सकते हो। चूंकि इसका चार्जिंग है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा चार्जिंग में, इससे करोगे तो E प्लस IR होगा और इसी में करोगे तो E माइनस IR आएगा, दोनों से आएगा सेम। तो E है 6, I बताओ 1 एम्पियर, स्मॉल r बोलो 18, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बताइए 24 वोल्ट। इसमें भी निकालोगे तो यही आएगा, लेकिन इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, तब इसमें निकालोगे तो कहोगे इसका E माइनस IR, तो E है 30 -6 × 1 24, ठीक है।